क्लास 10 साइंस 1 का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उस पर हम बात करेंगे। पहला आया डिफरेंस, मास किसके साथ जाएगा तो केजी, वेट न्यूटन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके साथ जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब बड़ा जी, हाँ बड़ा जी, ठीक है। आगे चलते हैं। मास और वेट का डिफरेंस है, मास और वेट का डिफरेंस ध्यान से देखना। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। मास क्या है, मास इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद वेर इज़ वेट के बारे में अगर हमने बात किया तो वेट क्या है, वेट इज़ द फोर्स exerted on a body due to gravitational pull of another body such as earth, sun and moon। वेट क्या होता है, वेट इज़ द फोर्स exerted on a body, वेट क्या है, फोर्स exerted on a body due to gravitational pull on another body such as earth, moon and sun। मास इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। मास क्या है, बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, सेकेंड पॉइंट। मास बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और वेट बॉडी का एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब मास इंटरनल प्रॉपर्टी है, बॉडी का अंदर का प्रॉपर्टी है, और मास एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, थर्ड पॉइंट क्या है, मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया वेर इज़ वेट इज़ द मेजर ऑफ फोर्स। वेट किसका मेजर है, फोर्स का मेजर है, ठीक है, ये भी समझ में आया। उसके बाद बात करेंगे द मास ऑफ बॉडी रिमेन्स सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में बॉडी का मास क्या होगा तो सेम होगा। वेट ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, तो इतना समझ में आया। फिर से मास और वेट का डिफरेंस पे बात करेंगे। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, वेट इज़ द फोर्स exerted on a body due to gravitational pull of another body, due to gravitational pull of another body such as earth, sun and moon। मास क्या है, बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और वेट बॉडी का एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया whereas weight is the measure of force। Mass of body remains same everywhere in the universe, whereas the weight of body depend on local acceleration due to gravity। बॉडी का जो वेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। आगे चलेंगे अगले सवाल में। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन फ्री फॉल, तो फ्री फॉल को कैसे आप डिफाइन करोगे, द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। एग्ज़ाम में आ सकता है 1 से 2 मार्क के लिए फ्री फॉल को डिफ़ाइन करना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा हो और उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। चलें आगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन का सेकेंड लॉ के हिसाब से अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन। तो बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। थस द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इज़ डिनोटेड बाई छोटा जी। किससे डिनोट करेंगे, छोटा जी। याद रखो छोटा जी मतलब स्मॉल जी इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बड़ा जी मतलब कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और छोटे जी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे चलेंगे। एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन करना है हमें। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। क्या बोला, मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड to pull an object from earth gravitational influence is known as escape velocity।
फिर से क्या बोला, अर्थ एस्केप वेलोसिटी क्या हुआ, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के पुल से, अर्थ के खिंचाव से, अर्थ के पुल से एस्केप कराना है ना। तो उसके लिए जितना भी कम से कम वेलोसिटी लगेगा उसी को बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, √2gm/r, √2gm/r। फिर से 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एस्केप वेलोसिटी डिफाइन करने आएगा, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बात करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट अंडर सर्कुलर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाना है, गोल 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 घुमाना है किसी भी ऑब्जेक्ट को। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट अंडर सर्कुलर मोशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। कहाँ पे एक्ट करेगा, टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल गोल घुमाना है तो उसके लिए जो फोर्स लगेगा वो फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, ऐसा है क्या, ठीक है। आगे बात करेंगे, केपलर फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। केपलर फर्स्ट लॉ किसके बारे में बात कर रहा है, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। सन कहाँ पे, एक फोकस पे, और ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट क्या है, इलिप्स बना रहा है। क्या बना रहा है, इलिप्स बना रहा है, इलिप्स ऐसा, ठीक है। इन द अबव फिगर, मतलब ये फिगर में इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द पोजीशन ऑफ सन इज इंडिकेटेड बाय एस। मतलब एक प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड में क्या कर रहा है, अगर सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे है और वो प्लैनेट सन के अराउंड में ऐसे से घूम रहा है, क्या बना रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट बना रहा है। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ इलिप्स, ठीक है। केपलर सेकेंड लॉ पे बात करेंगे, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्विप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन, अगर सन यहाँ पे है, प्लैनेट यहाँ पे है, ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का, फिर एक प्लैनेट से तीसरे प्लैनेट का, वो क्या रहेगा, इक्वल एरिया कवर करेगा। तो लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्विप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। केपलर्स थर्ड लॉ पे बात करेंगे, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आगे बात करेंगे, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे, फोर्स ड्यू टू एनी पोर्शन ऑफ द अर्थ एट द सेंटर विल बी कैंसल्ड ड्यू टू पोर्शन ऑपोजिट टू इट। थस द ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर ऑन एनी बॉडी विल बी ज़ीरो। किसी भी बॉडी का सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। सिंस फ्रॉम न्यूटन्स लॉ वी नो एफ इज़ इक्वल टू एम जी। न्यूटन के लॉ से हमें क्या पता है कि जो एफ होता है, एफ इज़ इक्वल टू एम जी के बराबर होता है। एफ किसके बराबर होता है, एफ इज़ इक्वल टू एम जी के बराबर होता है। सिंस मास एम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ज़ीरो। मास जो है ऑब्जेक्ट का वो ज़ीरो हो सकता है क्या, नहीं, ज़ीरो नहीं हो सकता। देयरफॉर व्हेन एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो द जी हैज़ टू बी ज़ीरो। जी को क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो। अगर फोर्स ज़ीरो तो जी क्या होगा, स्मॉल जी क्या होगा, ज़ीरो। दस द वैल्यू ऑफ जी इज़ ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पे जी का जो वैल्यू है, स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। एग्ज़ाम में आ सकता है, गिव रीज़न में, द वैल्यू ऑफ जी इज़ ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो रीज़न में क्या लिखना है,
at the center of earth, force due to any portion of earth at the center will be cancelled due to the portion opposite to it. Thus the gravitational force at the center of any body will be zero. तो न्यूटन का सेकेंड लॉ से पता है हमें F इज इक्वल टू एम जी. अगर वहाँ पे m ज़ीरो हो गया, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या बोला, F इज इक्वल टू एम जी. सॉरी, मास तो ज़ीरो कभी नहीं हो सकता. F इज इक्वल टू एम जी. वी नो दैट m कैनॉट बी ज़ीरो. m ज़ीरो कभी नहीं हो सकता. देयरफॉर अगर F ज़ीरो है तो g को ज़ीरो होना पड़ेगा. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ g इज़ ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ. आगे बात करेंगे. यहाँ पे मैच द पेयर है. ट्राइड किसके लिए मैच होगा, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एटॉमिक मास. ट्राइड का बेसिक मतलब क्या हुआ, फर्स्ट और थर्ड एटॉमिक मास का एवरेज निकालना. और ये किसने दिया था, डोब्रेनर ने, इसलिए नाम इसका डोब्रेनर्स ट्राइड पड़ा. ऑक्टेव पे बात करेंगे. ऑक्टेव क्या बता रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट. और ये किसने दिया था, न्यूलैंड ने, इसलिए इसके सामने क्या होगा, न्यूलैंड. इसलिए इसे दूसरा नाम क्या बोलेंगे, न्यूलैंड ऑक्टेव भी बोलते हैं. एटॉमिक नंबर, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. एटॉमिक नंबर किसके साथ मैच होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. और उसे दिया था हेनरी मोसले. पीरियड के बारे में बात करेंगे. सिक्वेंशियल चेंज इन मॉलिक्यूलर फार्मूले, जिसे दिया था मेंडेलीव ने. तो ये मैच द पेयर इंपॉर्टेंट है. ट्राइड के बारे में याद रखो, इट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एटॉमिक मास, डोब्रेनर है ना. ऑक्टेव, पीरियड, प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट, और इसे दिया था न्यूलैंड ने. एटॉमिक नंबर, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस गिवन बाय मोसले. पीरियड, सिक्वेंशियल चेंज इन मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन बाय मेंडेलीव. आगे बात करेंगे. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल इज़ 1. अल्कली मेटल वही ना सर, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स. हाँ, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को बोलते हैं अल्कली मेटल. हीलियम, लिथियम है ना. ग्रुप 1 के मेटल्स को क्या बोलेंगे, अल्कली मेटल. ग्रुप 2 के मेटल्स को क्या बोलेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रॉन्टियम, Ba बेरियम है ना. ठीक है, आगे बात करें. अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव वैलेंसी 2. अल्कलाइन अर्थ मेटल का वैलेंसी कितना है, 2. अल्कलाइन अर्थ मेटल का वैलेंसी 2 है. इसका मतलब क्या हुआ, देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ इन ग्रुप 2. उनका पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ होगा, तो ग्रुप 2 में होगा. कहाँ होगा, तो ग्रुप 2 में होगा. आगे बात करेंगे. इन डैश ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नॉन मेटल फाउंड. नॉन मेटल हमें कहाँ मिलता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो भैया पी ब्लॉक में. पी ब्लॉक कहाँ, एक्सट्रीम राइट वाला ब्लॉक है ना. तो पी ब्लॉक में हमें क्या मिलता है, नॉन मेटल. हालांकि वैसे पी ब्लॉक में मेटल भी मिलते हैं, नॉन मेटल भी मिलते हैं, और मेटलॉइड भी मिलता है हमें. वैसे मेटलॉइड क्या होता है, एग्ज़ाम में अगर आया डिफाइन मेटलॉइड एंड गिव 2 एग्जाम्पल, तो मेटलॉइड का डेफिनेशन बहुत आसान है. क्या लिखेंगे, एलिमेंट शोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल. फिर से क्या बोला, मैंने बोला वो एलिमेंट जो मेटल का और नॉन मेटल का दोनों का प्रॉपर्टी बताता हो उसे कहते हैं मेटलॉइड. इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलिमेंट शोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड एज मेटलॉइड. एग्जाम्पल क्या होगा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, एस्टेटाइन. ठीक है, आगे चले. तो यहाँ पे क्या बात किया हमने, इन पी ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नॉन मेटल फाउंड. आगे चलते हैं. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट्स आउटरमोस्ट शेल इज़ 2. एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है. इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स इट हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 2. वैलेंसी कितना होगा इसका, 2 होगा. एज ए रिजल्ट इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2. इसका मतलब वो कौन से ग्रुप में आएगा, तो सेकेंड ग्रुप में आएगा. कौन से ग्रुप में आएगा, सेकेंड ग्रुप में आएगा. द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास. कौन सा एटम है जिसका एटॉमिक मास सबसे छोटा है, एटॉमिक मास सबसे छोटा, तो हाइड्रोजन.
आगे बात करेंगे, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज डैश फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? फ्लोरीन। वैसे किसी ने पूछा फ्लोरीन कौन सा मेटल है, तो ये हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। ग्रुप 17 में कौन कौन से हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर से ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज डैश फ्लोरीन। आगे बात करें, मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ, मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ पे बात करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ, physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic mass। देखो, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ज़्यादा फर्क नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोल रहा है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, है ना। फिर से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोल रहा है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अच्छा, लेकिन मेंडेलीव में तो सर एटॉमिक मास है। हाँ, चलेगा ना। मेंडेलीव में क्या बोला? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो मेंडेलीव में याद रखना है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मॉडर्न में याद रखना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब आगे बात करेंगे सेकेंड पॉइंट पे। मेंडेलीव क्लासिफाइड एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास एंड अरेंज्ड दिस एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। मेंडेलीव ने क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया? तो एटॉमिक मास के बेस पे किया। कैसा? तो बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे। मेंडेलीव क्लासिफाइड द पीरियोडिक टेबल इनटू हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। कैसे इसने कैसे क्लासिफाई किया पीरियोडिक टेबल को? हॉरिजॉन्टल रो और पीरियोडिक वर्टिकल कॉलम। हॉरिजॉन्टल रो मतलब ऐसे ऐसे, और वर्टिकल कॉलम सीधा सीधा ऊपर नीचे ऐसे, वर्टिकल कॉलम। द हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड। हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहा? पीरियड बोला। हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहा? पीरियड। और वर्टिकल कॉलम को क्या बोला? ग्रुप बोला। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रो एंड 8 वर्टिकल कॉलम। कितने हॉरिजॉन्टल रो है? 7 हॉरिजॉन्टल रो है। कितने वर्टिकल कॉलम है? 8 वर्टिकल कॉलम है। ठीक है, द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज कम इनटू द सेम ग्रुप। अच्छा, सेम ग्रुप में किसे रखा है? वो एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी सेम है, वो एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी सेम है उसे सेम ग्रुप में रखा है मेंडेलीव ने। अच्छा, मेंडेलीव ने और भी कुछ किया है। मेंडेलीव ऑल्सो लेफ्ट गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल। उसने कुछ एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हुए थे वो टाइम पे, उसके लिए उसने जगह छोड़ा था। फिर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। हाँ, मेंडेलीव ऑल्सो लेफ्ट गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड बोरॉन in his periodic table and named Eka aluminium, Eka silicon and Eka boron. Mendeleev not only predicted the existence of Eka aluminium, Eka silicon and Eka boron but also described the general physical properties of these element. तो मेंडेलीव ने ये 3 एलिमेंट को प्रिडिक्ट ही नहीं किया, बल्कि उनका मतलब प्रिडिक्ट भी किया और उनका जनरल प्रॉपर्टीज़ भी बता दिया। फिर से क्या बोला मैंने बोला, पहले तो बोला कि मेंडेलीव ने कुछ खाली जगह छोड़ा था, मतलब अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए। वो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट का नाम उसने प्रिडिक्ट कर दिया, मतलब अनुमान लगा दिया, मतलब बता दिया, और साथ में उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी बता दिया। दिस एलिमेंट वे डिस्कवर्ड लेटर एंड नेम्ड गैलियम, जर्मेनियम एंड स्कैंडियम। बाद में उसका नाम दिया उसने गैलियम, जर्मेनियम एंड स्कैंडियम। ठीक है, Mendeleev periodic table could predict the properties of several elements on the basis of their position in the periodic table। फिर से एक बार बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर इन डिटेल में आएगा। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नहीं, एटॉमिक मास। Second point, Mendeleev classified element according to their atomic mass and arranged this
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो कैसे क्लासीफाई किया? एटॉमिक मास के हिसाब से क्लासीफाई किया। कैसे अरेंज किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मेंडेलीव क्लासिफाइड द periodic table into horizontal row and vertical column. Horizontal row are called period and vertical column are called group. Mendeleev periodic table contain 7 horizontal row and 8 vertical column. The element with similar properties come into the same group. Element with similar property come into the same group. आगे बात करेंगे फिर से। Mendeleev also left gaps in his periodic table. लेफ्ट गैप मतलब कुछ जगह छोड़ा था फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। कौन से डिस्कवर? फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था वो टाइम पे, उसके लिए उसने खाली जगह छोड़ा था। लाइक एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बोरॉन इन इस पीरियोडिक टेबल एंड नेम्ड एका एल्यूमिनियम, है ना। एका एल्यूमिनियम जो आगे चल के क्या नाम पड़ा? गैलियम। फिर एका सिलिकॉन जो आगे चल के क्या नाम पड़ा? जर्मेनियम। और फिर एका बोरॉन जो कि आगे चल के क्या नाम पड़ा? स्कैंडियम। ठीक है। मेंडेलीव नॉट ओनली प्रिडिक्टेड द एक्सिस्टेंस ऑफ एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एका बोरॉन बट ऑल्सो डिस्क्राइब द जनरल प्रॉपर्टीज़। मतलब उसने जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी भी बता दिया था ये सारे एलिमेंट्स का। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कुड प्रिडिक्ट the properties of several elements on the basis of their position in the periodic table. आगे पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट्स मतलब हुआ डिसएडवांटेज ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। द पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। मेंडेलीव ने आइसोटोप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब आइसोटोप का पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर से फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? मेंडेलीव ने आइसोटोप का पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। द पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। दूसरा पॉइंट, द रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सेम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, है ना। सेम एलिमेंट का रॉन्ग ऑर्डर एटॉमिक मास के हिसाब से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी असाइंड इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन स्पेसिफाई नहीं कर पाया, मतलब हाइड्रोजन को कहाँ पर रखे वो नहीं बता पाया, है ना। फिर से डीमेरिट्स क्या हुआ मेंडेलीव का? डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेज। द पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन, पहला पॉइंट। द रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन, दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी असाइंड इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आगे बात करेंगे मेन फीचर किसका? मेन फीचर पे बात करेंगे ग्रुप्स और पीरियड। मेन फीचर में क्या है? ग्रुप है और पीरियड है। अच्छा, मेन फीचर ये किसका है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है। मेन फीचर किसका है? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एक्सप्लेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन डिटेल, है ना। 3 से 4 मार्क के लिए या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो पहले बात करेंगे ग्रुप पे। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम ऊपर से नीचे, ऐसे कितने हैं? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऐसे कितने हैं? 18 है। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल। ईच कॉलम इज कॉल्ड एज ग्रुप। All elements in a group have similar chemical and physical property because they have same number of valence electron। ठीक है, तो ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। पीरियड पे बात करेंगे। इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट आर अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ रो। सीरीज ऑफ रो मतलब लेफ्ट से राइट, है ना। लेफ्ट से राइट ऐसे ऐसे अरेंज किया है, ऐसे। इन अ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट आर अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ रो। एलिमेंट ऑफ सेम पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। आगे बात करेंगे द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इंटू 4 ब्लॉक। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में डिवाइड है। दैट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। द एस ब्लॉक कंटेन ग्रुप 1 एंड 2। एस ब्लॉक के अंदर क्या आएगा? ग्रुप 1 और ग्रुप 2। फिर से मैं इससे पहले भी मैंने बोला था 10-15 मिनट पहले कि ग्रुप 1 के एलिमेंट को बोलते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप 2 के एलिमेंट को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल में क्या क्या आएगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका है ना। तो देखना यहाँ पे
तो 4 ब्लॉक कौन कौन से हो गए? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक. द एस ब्लॉक कंटेन ग्रुप 1 एंड 2. द ग्रुप 13 to 18 कॉन्स्टिट्यूट पी ब्लॉक. अपना जो पी ब्लॉक है वो कौन सा, कहाँ से कहाँ तक है? 13 से 18 तक. ग्रुप 3 to 12 कॉन्स्टिट्यूट डी ब्लॉक, बीच वाला. while the lanthanide and actinide series at the bottom form the F block. F block कौन बना रहा है? lanthanide and actinide series. The D block element are called transition element, है ना. D block element को क्या बोलेंगे? transition element. तो transition element का definition भी बनता है. transition element का definition क्या है? element having last 2 shells incomplete are called transition element. element having last 3 shells incomplete are called inner transition element. चलेगा. आगे बात करें. The D block element are called transition element. A zigzag line can be drawn in the P block of the periodic table. P block में zigzag line दिखता है. वो zigzag line को हम कहते हैं क्या? तो वो zigzag line को कहते हैं metalloid. A zigzag line can be drawn in the P block of periodic table. The 3 traditional type of element can be clearly shown in the modern periodic table with the help of zigzag line. The metalloid element lie along the border of zigzag line. Metalloid कहाँ पे lie करता है? Along the border of zigzag line. All the metal lie on the left of the zigzag line. मतलब zigzag line जो ऐसा line है zigzag line, उसके left में metal है और उसके right में नॉन मेटल है. याद रखो. फिर से जिगजैग लाइन के लेफ्ट में, पहली बात तो जिगजैग लाइन कहाँ पे प्रेजेंट है? तो भैया पी ब्लॉक में प्रेजेंट है. जिगजैग लाइन के लेफ्ट में क्या है? तो मेटल है. जिगजैग लाइन के राइट में क्या है? तो नॉन मेटल है. और जिगजैग लाइन किसके बारे में बात कर रहा है? मेटलॉइड के बारे में बात कर रहा है. मेटलॉइड का डेफिनेशन मैंने पहले बता दिया. हाँ, मेटलॉइड का डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट शोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड एज मेटलॉइड. वो एलिमेंट जो दोनों का प्रॉपर्टी बताए, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी, उसी को बोलते हैं मेटलॉइड. एग्जाम्पल क्या है मैंने बता दिया. हाँ, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, एस्टेटाइन. ठीक है, आगे चले. while going from left to right within a period, the atomic number increase 1 by 1. तो पीरियड बोले तो ऐसा, पीरियड मतलब ऐसा, लेफ्ट से राइट. while going from left to right within a पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे, एटॉमिक नंबर क्या होगा? इंक्रीज 1 by 1. एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा. मीनिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज बाय 1 यूनिट एट अ टाइम. पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? 1 यूनिट बढ़ते जाएगा. हाउएवर एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेट एडेड टू द सेम आउटर मोस्ट शेल. वही आउटर मोस्ट शेल में नया इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे. एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे, है ना. ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पुल्ड होगा? टुवर्ड द न्यूक्लियस. मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एंड देयर बाय द साइज ऑफ एटम डिक्रीज. जिसके वजह से एटम का साइज़ क्या हो रहा है? छोटा हो जा रहा है. तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा? वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज. वाइल गोइंग, फिर से सुनो क्वेश्चन. वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटम का साइज़ छोटा होते जाएगा. क्यों होगा? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज 1 by 1, मीनिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज बाय 1 यूनिट एट अ टाइम, है ना. पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट बढ़ते जा रहा है. हाउएवर एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेट एडेड टू द सेम आउटर मोस्ट शेल. सेम आउटर मोस्ट शेल में नया मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है. बार इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है. सर कब ऐड हो रहा है? जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तब. हाँ, ठीक है. जिसके वजह से क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड द न्यूक्लियस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एंड देयर बाय द साइज ऑफ एटम डिक्रीज. जिसके वजह से एटम का साइज़ क्या हो रहा है? तो डिक्रीज़ हो रहा है. एटम का साइज़ क्या हो रहा है? डिक्रीज़. ठीक है, आगे चलेंगे. मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड से लेफ्ट, पीरियड में मतलब पीरियड में ऐसा, लेफ्ट से राइट, पीरियड ऐसा हॉरिजॉन्टल पीरियड होता है. लेफ्ट से राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा. बोलने का ये मतलब हुआ कि जो एलिमेंट है
वो पहले तो मेटल होंगे और फिर बाद में मेटल का प्रॉपर्टी धीरे 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 धीरे, जैसे ही आप लेफ़्ट से राइट जाते रहोगे मेटल का प्रॉपर्टी धीरे 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 कम होगा, मतलब वो नॉन मेटल में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो ध्यान, फिर क्वेश्चन ध्यान से सुना, क्वेश्चन ध्यान से सुनना था। ये था मेटालिक कैरेक्टर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग while going from left to right in a period because tendency of atom of the element to lose electron changes in a period. As we move from left to right in a period, the nuclear charge increase due to gradual increase in the number of proton. नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। कब बढ़ते जा रहा है, जब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं। कहाँ लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, तो पीरियड में लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं। ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियस, जिसके वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है, तो न्यूक्लियस खींच रहा है। एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना, एटम के लिए डिफ़िकल्ट हो गया इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना, हेंस मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। अगले सवाल पे बात करेंगे। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पीरियड, सॉरी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ग्रुप कहाँ से होता है, ऊपर से नीचे, ग्रुप ऊपर से नीचे, ऐसे वर्टिकल, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, तो एटम का रेडियस जो है, एटम का रेडियस जो है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा जैसे हम ऊपर से नीचे नीचे आएंगे। किसमें, ग्रुप में। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिकॉज अ न्यू शेल, मतलब नया शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एट एवरी स्टेप। हर स्टेप पे क्या हो रहा है, नया शेल ऐड हो रहा है एटम में। अच्छा, नया शेल बोले तो सर वही ना, KLMN वो शेल्स, हाँ वही ऑर्बिट। नया ऑर्बिट ऐड होने के कारण क्या हो रहा है, एज द नंबर ऑफ शेल्स इन द एटम इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यू टू विच द साइज ऑफ एटम ऑल्सो इंक्रीज। अब नया नया शेल ऐड होगा तो एटम का साइज़ भी तो बढ़ेगा। मान लो पहले एटम इतना बड़ा था, पहले एटम इतना बड़ा था, एक शेल और बढ़ा दिया, इतना बड़ा हो गया, और एक शेल बढ़ा दिया, इतना बड़ा हो गया, और एक शेल बढ़ा दिया और बड़ा हो गया, है ना। तो जैसे जैसे शेल बढ़ाएंगे, मतलब ऑर्बिट बढ़ाएंगे, एटम का साइज़ भी बढ़ेगा। फिर से, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ group of the periodic table because a new shell of electron is added to the atom at every step. As the number of shell in the atom increase gradually, due to which the size of atom also increase. As the size of atom increase, which leads to increase in the atomic radius of an atom. अब सीधी सी बात है, अगर एटम का साइज़ बढ़ेगा, क्या बोला, एटम का, अगर एटम का साइज़ बढ़ेगा, अगर एटम का साइज़ बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि उसका रेडियस भी बड़ा होगा। क्या होगा बड़ा, रेडियस बड़ा होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी किससे पता चलेगा, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे हमें वैलेंसी पता चलेगा। जैसे कि सोडियम, है ना, सोडियम छोड़ो, कार्बन ले लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है ना। लास्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है, तो उसका वैलेंसी कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते, ऑल द एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर एलिमेंट इन द सेम ग्रुप शुड हैव सेम वैलेंसी। क्या बोला, ऑल द एलिमेंट इन अ ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनका सेम है, देयरफॉर एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, अगर वो एलिमेंट सेम ग्रुप का है तो उसका वैलेंसी सेम होना चाहिए। फिर से, अगर वो एलिमेंट सेम ग्रुप का है तो उसका वैलेंसी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 कंटेन ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 इज़ 1। इसका मतलब वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 इज़ 2। हाँ, द ग्रुप विथ वैलेंसी 0 कौन सा होगा, वैलेंसी 0 किसका है, ग्रुप 18 का, ग्रुप 18 का।
ग्रुप 18 एलिमेंट का दूसरा नाम क्या है? नोबल एलिमेंट, या फिर इनर्ट गैस एलिमेंट, या फिर इनर्ट गैस एलिमेंट। द फैमिली ऑफ नॉन मेटल हैविंग वैलेंसी 1, नॉन मेटल का फैमिली जिसका वैलेंसी क्या है? 1, वो कौन है? हैलोजेन, है ना। हैलोजेन मतलब ग्रुप 17 के एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। द फैमिली ऑफ मेटल हैविंग वैलेंसी 1, फैमिली ऑफ मेटल हैविंग वैलेंसी 1 क्या होगा? अल्कली मेटल। द फैमिली ऑफ मेटल हैविंग वैलेंसी 2, अल्कली अर्थ मेटल। अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप 2 में आता है, याद रखो। अल्कली मेटल ग्रुप 1 में आता है, याद रखो। द मेटोलॉइड इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, एग्जाम में आ सकता है। मेटोलॉइड इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड क्या है? बोरॉन, सिलिकॉन। टू एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 4 इन द पीरियोडिक टेबल, two element having valency 4 in the periodic table, carbon, silicon. To prevent rusting, a layer of zinc metal is applied on iron sheet. Zinc is a non-corrosive metal. Zinc क्या है? Non-corrosive metal है, therefore layer of zinc prevent rusting. फिर से क्या बोला? To prevent rusting, a layer of zinc metal is applied on iron sheet. जिंक इज़ अ नॉन कोरोसिव मेटल, जिंक क्या है? नॉन कोरोसिव मेटल है, कोरोजन नहीं होता है इसमें, देयरफॉर लेयर ऑफ जिंक प्रिवेंट रस्टिंग, तो रस्टिंग को ये बचाएगा, जंग लगने से बचाएगा। द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट का कन्वर्जन फेरिक सल्फेट में कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ? ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, वन और मोर इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन Fe2 plus is converted into Fe3 plus by losing one electron, therefore it is an oxidation reaction। आगे बात करेंगे। Addition of aqueous solution of ZnSO4 to aqueous solution of BaCl2, फिर से एडिशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? थोड़ा सा वाटर मिक्स्ड, थोड़ा सा वाटर मिक्स्ड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ऑन एडिशन ऑफ ZnSO4 एंड BaCl2 द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, जैसे कि in the reaction the exchange of ion is taking place, the reaction in which exchange of ion takes place to form precipitate are called double displacement reaction। तो डेफिनेशन भी हो गया यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्या बोला? द रिएक्शन इन विच, फिर से मेरे साथ बोलो, द रिएक्शन इन विच exchange of ion takes place to form precipitate are called double displacement reaction। और एक बार मेरे साथ बोलो, the reaction in which exchange of ion takes place to form precipitate are called double displacement reaction। और एक बार बोलेंगे, हाँ, the reaction in which exchange of ion takes place to form precipitate are called double displacement reaction। आगे बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन पे। एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में आता ही आता है हर साल। हाँ, क्या है? एक्सप्लेन रिडॉक्स रिएक्शन आएगा, है ना। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, तो जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो साथ में, इसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली मतलब साथ में इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ? ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय अ मॉलिक्यूल, एटम और आयरन। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय मॉलिक्यूल, एटम और आयरन। ठीक है, आगे चले। तो याद हो गया आपको रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। आगे बात करेंगे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और इसके एग्जाम्पल।
रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसी को बोलते हैं रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जो रिजल्ट हमें बनता है, रिजल्ट मिलता है किसी सब्सटेंस का पार्टिसिपेशन के बाद, किसी सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट ही प्रोडक्ट है। द सब्सटेंस विच फॉर्म एज अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, व्हेन 2 सोडियम एटम रिएक्ट विथ 2 क्लोरीन एटम, मतलब सोडियम एटम क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा, जो कि है सोडियम क्लोराइड, है ना। बैलेंस किया दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में से चेक करो सोडियम 2 है, राइट हैंड साइड में चेक करो सोडियम 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो क्लोरीन 2 है, राइट हैंड साइड में चेक करो क्लोरीन 2 है। लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिएक्टेंट कहते हैं और एरो के राइट हैंड साइड वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। आगे चलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन इज एनी केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। हीट को एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना, हीट को एब्जॉर्ब कर लेना एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी प्रोवाइड द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू अकर। A hallmark of this type of reaction is that it feels cold। हमें क्या लगेगा? ठंडा लगेगा, है ना। इट फील्स कोल्ड मतलब सिंपल सा बेसिक मतलब इसमें क्या हुआ है? बेसिक इसमें ये हुआ है कि इसमें जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। आगे, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्व डिजॉल्विंग अ सॉल्ट, है ना। द सॉल्ट डजेंट हैव टू बी टेबल सॉल्ट एंड द सॉल्वेंट डजेंट नीड टू बी वाटर। आगे क्या बोला? द रिएक्शन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड octahydrate crystal with dry ammonium chloride, dissolving ammonium chloride in water। अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करना, मिक्सिंग वाटर एंड अमोनियम नाइट्रेट। द रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विथ कोबाल्ट सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे बात करेंगे। Those reaction in which two or more substance combine to form single substance is called combination reaction। वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होने के लिए, उसी को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर से, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक साथ में मिलेंगे और एक ही चीज़ रिजल्ट में मिलेगा, इसी को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर से इंग्लिश में क्या बोला? दोज रिएक्शन in which two or more substance combine to form single substance is called combination reaction। Example, magnesium and oxygen combine when heated to form a magnesium oxide। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग एलिमेंट है, दोनों कंबाइन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। आगे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। सो बोथ मेटल एंड नॉन मेटल टेक पार्ट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? मेटल और नॉन मेटल दोनों ही। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज लिंक्ड विद देयर रिलेटिव पोजिशन इन द एक्टिविटी सीरीज। A metal placed higher in the activity series can displace the metal that occupy a lower position from the aqueous solution of its salt। आगे ध्यान देना, अगला सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गिव रीज़न के लिए, है ना। गिव रीज़न में पूछते हैं, इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। ऑयल को अगर ज़्यादा टाइम तक, लंबे समय तक सही से रखना है ना, तो हमें उसे एयर टाइट कंटेनर में रखना होगा। तो पहला पॉइंट क्या बोला? व्हेन एडिबल ऑयल इज़ लेफ्ट असाइड फॉर लॉन्ग टाइम इट अंडरगो एयर ऑक्सीडेशन। क्या होता है उसके अंदर? एयर ऑक्सीडेशन होता है अगर उसे छोड़ दिया खुला ही ऐसे ही। ड्यू टू दिस, इसके कारण द टेस्ट एंड स्मेल
ऑफ ऑयल चेंजेस एंड इट बिकम रैंसीड। टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है, मतलब रैंसीड हो जाता है। इफ़ फूड इज़ कुकड इन सच ऑयल, अगर खाना ऐसे तेल में बनाएगा तो इट्स टेस्ट आल्सो चेंज, उसका टेस्ट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। दस ऑयल विल बिकम अनफिट फॉर कंजम्पशन, तो वो ऑयल अपने लिए अनफिट है, सही नहीं है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ऑयल कैन बी स्लोड डाउन बाय स्टोरिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर। तो एयर टाइट कंटेनर में रखने का बेसिक मतलब यही है कि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो स्लो करो, क्योंकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो होगा तो वो जो ऑयल है वो सेफ़ रहेगा और लंबे टाइम तक रहेगा। नाउ ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है ना, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन भी साथ में हमें ये भी बताना है यहाँ पे कि जब Fe मतलब आयरन प्लस सल्फ़र को कंबाइन करते हो तो क्या तैयार होता है और ये कौन सा रिएक्शन है, ऐसा बोला है। तो Fe प्लस एस क्या देगा आपको, FeS देगा। सो इन अ रिएक्शन Fe इज चेंजिंग टू Fe is changing to FeS. That means iron lose electron to form FeS. Loss of electron from a substance is called oxidation. इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना सब्सटेंस से क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। सो आयरन अंडरगो ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये कौन सा है हमें बताना है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है ये रिएक्शन। तो CaO प्लस H2O, CaOH ट्वाइस प्लस हीट दे रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे बात करेंगे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। BaCl2 प्लस ZnSO4 क्या देगा हमें, BaSO4 प्लस ZnCl2, और ये क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। क्योंकि देखो ना, Ba का डिस्प्लेसमेंट किसके साथ हुआ, SO4 के साथ, और Zn का Cl2 के साथ, तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। 2AgCl ने क्या दिया, 2Ag प्लस Cl2, ये कौन सा हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला देखना CuSO4 प्लस Fe, ये क्या हुआ, FeSO4 प्लस Cu, तो Cu सेपरेट हो गया और FeSO4 के साथ गया, Cu सेपरेट हो गया और FeSO4 के साथ गया, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगला H2O प्लस CO2, तो H2CO3, ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है जनरेशन ऑफ करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, है ना। जनरेशन ऑफ करंट का पैदा होना ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। कॉइल और मैग्नेट अगर मूव कर रहा है आपस में, रिलेटिव मोशन परफॉर्म कर रहा है कॉइल और मैग्नेट, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो जनरेशन ऑफ करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। AC जनरेटर और DC जनरेटर का डिफरेंस पे आते हैं, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। पहला AC जनरेटर क्या होता है, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्टरनेटिंग करंट। DC जनरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्ट करंट। इट हैज़ टू सिंपल रिंग टाइप कम्यूटेटर, इसमें दो सिंपल रिंग टाइप कम्यूटेटर है। इट हैज़ अ सिंगल स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, DC जनरेटर में सिंगल स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस करंट इज़ 50 हर्ट्स, इसमें फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 50 हर्ट्स होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस करंट इज़ 0 हर्ट्स। करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, AC अल्टरनेटिंग है, नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेटिंग, मतलब करंट अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा। और DC डायरेक्ट करंट है, करंट अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन। फिर से डिफरेंस पे आते हैं, बात करेंगे। इट इज़ पहला पॉइंट AC जनरेटर का, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट, इट हैज़ टू सिंपल रिंग टाइप कम्यूटेटर, frequency of induced current is 50 hertz, current changes its direction। DC में बात करेंगे, it is used to produce direct current, it has a single split ring commutator,
frequency of induced current is 0 hertz. Current flow in same direction. आगे बात करेंगे. Tungsten metal makes a solenoid type of coil in electric bulb. गिव रीज़न है ये, 3 मार्क के लिए आएगा. क्या बोला है? Tungsten metal make a solenoid type coil in electric bulb. The electric bulb works on the principle of heating effect of electric current. Electric bulb works on the principle of heating effect of electric current. The solenoid type coil किसके ऊपर काम करता है इलेक्ट्रिक बल्ब? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे. द सोलेनॉइड टाइप कॉइल ऑफ बल्ब हैज़ हाई रेसिस्टिविटी. तो सोलेनॉइड टाइप कॉइल ऑफ बल्ब को रेसिस्टिविटी क्या है? ज़्यादा है. एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है. सो मैंने करंट इज पास थ्रू द बल्ब. करंट अगर पास होगा बल्ब से, द सोलेनॉइड टाइप कॉइल ऑफ बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर पे वो हीट होगा एंड स्टार्ट ग्लोइंग, और ग्लो होना शुरू हो जाएगा. हेंस टंगस्टन मेटल मेक्स अ सोलेनॉइड टाइप कॉइल इन इलेक्ट्रिक बल्ब. आगे बात करेंगे. कॉपर और एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन. गिव रीज़न में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट. कॉपर और एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन. कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कॉपर और एल्यूमिनियम में क्या है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. दीज फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू आउट कंडक्टर ईजीली. और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव कर रहा है कंडक्टर में. दिस रिजल्ट इनटू कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैविंग लो वैल्यूज़ ऑफ रेसिस्टिविटी. जिसके कारण कॉपर और एल्यूमिनियम का रेसिस्टिविटी बहुत कम है. रेसिस्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी का ऑपोजिट. कंडक्टिविटी क्या होता है? करंट को फ्लो कराने का कैपेसिटी. लेकिन रेसिस्टिविटी इसका उल्टा, करंट को रोकने का कैपेसिटी है ना. तो कॉपर और एल्यूमिनियम में रेसिस्टिविटी क्या है? कम है. मतलब कॉपर, बोलने का मतलब ये है ना कि कॉपर और एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. हाँ, उससे करंट ज़्यादा फ्लो होता है, जल्दी फ्लो होता है. फिर से, कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. पहला पॉइंट, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू आउट कंडक्टर ईजिली. पूरे कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव करेगा. दिस रिजल्ट इनटू कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैविंग लो वैल्यूज़ ऑफ रेसिस्टिविटी. जिसके कारण कॉपर और एल्यूमिनियम का रेसिस्टिविटी का वैल्यू कम है. थस कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑफर लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट. हेंस कॉपर और एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन. इसीलिए कॉपर और एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं. मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं. आगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ लाइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा. फिर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम. एज द लाइट हैज़ डिफरेंट वेलोसिटी इन द डिफरेंट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो चेंजेस. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा क्योंकि लाइट का अलग अलग वेलोसिटी है अलग अलग मीडियम में. The change in the direction of light ray while going from one medium to another is called refraction. क्या बोलेंगे? Refraction. Refraction का definition क्या हुआ? The change in the direction of ray of light when it passes from one transparent medium to another is called refraction of light. है ना? Light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called refraction of light. As every medium has a different refractive index, this cause direction of light to change. क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का अलग होता है, तो इसीलिए डायरेक्शन जो है लाइट का वो चेंज होते जाएगा. वी कैन सी द सन इवन व्हेन इट इज़ लिटिल बिलो द हॉरिजन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. किसके कारण देख सकते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण. किसके कारण देख सकते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण. We can see the sun even when it is a little below the horizon because of the atmospheric refraction. The Earth's atmosphere bends the light from the sun's upward toward the eyes of the observer, even though the sun itself might be just below the horizon line. The line is reflected or bent by the atmosphere, thus making the sun appear to be visible. अब करेंगे मैच द पेयर. फार साइटनेस किसके लिए इम्पोर्टेंट है? फार साइटनेस का क्या मतलब हुआ? पहले तो
फार अवे ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, है ना. फार साइटनेस, फार अवे ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली. कॉन्वेक्स लेंस. प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंस. प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज. नियर साइटनेस का मतलब क्या हुआ? नियर बाई ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, है ना. इसको ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस. आगे बात करेंगे. सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड बाय वॉच रिपेयर. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा पक्का, बोर्ड एग्ज़ाम में ये साल, है ना. सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर, गिव रीज़न में आएगा. A magnification of about 20 टाइम is obtained by a simple microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप आपको छोटे से छोटे चीज़ को बड़े से बड़ा करके दिखाता है. पहला पॉइंट यही बोला. When an object is placed within the focal length of convex lens, one gets a magnified and erect image of the object. Thus the watch repair can see the minute part of watch. वॉच का, घड़ी का छोटे से छोटा पार्ट वो देख सकता है. कौन? वॉच रिपेयर, जो वॉच को रिपेयर करता है. मोर क्लियरली, एकदम ज़्यादा क्लियरली, विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. किसके मदद से? सिंपल माइक्रोस्कोप के मदद से, है ना. देन द नेकेड आई, खुले आँख के बजाय सिंपल माइक्रोस्कोप से, विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन द आई. हैंस अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज फॉर वॉच रिपेयर. और एक बार एक्सप्लेन करूँगा मैं, है ना. क्या क्या बोला है? अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज फॉर वॉच रिपेयर. वॉच रिपेयर के लिए क्या यूज़ करते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप. अ मैग्निफिकेशन ऑफ अबाउट 20 टाइम इज ऑब्टेन्ड बाय a simple microscope. When an object is placed within the focal length of convex lens, one gets a magnified and erect image. जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के विदिन रखोगे तो कैसा इमेज मिलेगा? इरेक्ट मिलेगा, मैग्नीफाइड मिलेगा, जिसके वजह से वॉच रिपेयर क्या कर सकता है? छोटे से छोटा पार्ट वॉच का देख सकता है क्लियरली, बिना आँखों को तकलीफ़ दिए हुए. क्यों? क्योंकि खुले आँख से तो देखना इम्पॉसिबल है ना. इसलिए क्या यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे. हेंस अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर. तो मुझे लग रहा है ये समझ में आया है. आगे बात करेंगे. द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ द आई is called retina. Has two type of light sensitive cells, rod cells, cone cells. Rod cells are concerned with vision. Vision के लिए कौन responsible है? Rod cells in dim light, and cone cells are responsible for vision in presence of light. तो dim light में लाइट कम रहेगी तब कौन सा सेल इम्पॉर्टेंट है? कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है विजन के लिए? रॉड सेल. और जब लाइट है तब कौन सा सेल इम्पॉर्टेंट है? कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है? कोन सेल्स. याद रखो, रॉड सेल्स आर कंसर्न विथ विजन इन डीम लाइट एंड कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. कोन सेल्स आर आल्सो कंसर्न विद द कलर परसेप्शन. कलर को पहचानने के लिए, कलर को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा सेल इम्पॉर्टेंट है? तो कोन सेल इम्पॉर्टेंट है. दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू डीम लाइट और नो लाइट. thus knowledge of the color is possible in presence of light and not in dark. Hence we can identify and differentiate color in presence of light. तो लाइट के प्रेजेंस में हम कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये रेड है. ओके, फिर से. द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटिना. हैज़ टू टाइप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल. रेटिना के पास दो लाइट सेंसिटिव सेल है. पहला रॉड सेल, दूसरा कोन सेल. रॉड सेल किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो डिम लाइट में देखने के लिए. कोन सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में रिस्पॉन्सिबल है. कोन सेल्स आर आल्सो कंसर्न विद कलर परसेप्शन. कोन सेल और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कलर परसेप्शन के लिए. ठीक है. Thus knowledge of color is possible in presence of light and not in dark. Hence we can identify and differentiate color in presence of light. आगे बात करेंगे. The muscle attached to the eye lens helps in fine adjustment of focal length of lens. मतलब कौन सा मसल एडजस्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सिलेरी मसल. द कैपेसिटी ऑफ दिस मसल टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, और टू एडजस्ट द फोकल लेंथ हैज़ अ लिमिट. उसका एक लिमिट है, वो जिसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन. द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ नॉर्मल आई for which the eye lens can decrease its focal length to the least possible value is 25 cm. Hence we cannot see an object kept at a distance less than 25 cm from the eye. ठीक है, आगे चले.
अब आया डिफरेंस बिटवीन फार साइटनेस एंड नियर साइटनेस, है ना, फार साइटनेस और नियर साइटनेस। फार साइटनेस पे पहले अच्छे से बात करें, फिर जाएंगे हम नियर साइटनेस में। फार साइटनेस मतलब दूर का दिखना, नज़दीक का नहीं दिखना, है ना। दिस प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू स्लाइट फ्लैटनिंग ऑफ आई बॉल। इसमें आई बॉल क्या हो जा रहा है, फ्लैट हो जा रहा है ना। द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस डिक्रीज सो दैट कन्वर्जिंग पावर बिकम लेस। आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर इसमें क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना डिक्रीज। आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। द नियर पॉइंट ऑफ आई शिफ्ट फर्दर अवे फ्रॉम द आई। नियर पॉइंट क्या हो रहा है, आई से दूर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। नियर साइडनेस पे देखेंगे, दिस प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू स्लाइट इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इसमें पहले में क्या हो रहा था, आई बॉल फ्लैट हो जा रहा था, आई बॉल फ्लैट हो जा रहा था, है ना, और इसमें इलोंगेट हो जा रहा है। आई बॉल इलोंगेट मतलब ऐसा ऐसा इलोंगेट हो रहा है, और पहले में क्या हो रहा था, आई बॉल फ्लैट हो जा रहा था ऐसा, ठीक है। द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस इंक्रीज सो दैट द कन्वर्जिंग पावर बिकम्स मोर। इसमें कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना इंक्रीज, है ना। पहले में रेटिना और आई लेंस के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा था, इसमें रेटिना और आई लेंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। द फार पॉइंट ऑफ द आई शिफ्ट क्लोज टू द आई। फार पॉइंट ऑफ आई शिफ्ट क्लोज टू द आई। आगे बात करेंगे, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फार साइटनेस कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। मैंने पहले ही बोला था, फार साइटनेस मतलब दूर का दिखना, नज़दीक का नहीं दिखना। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट मतलब अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फार साइटनेस कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर का क्लियरली, बट इज़ अनेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। नज़दीक का देखने में प्रॉब्लम होता है उसे। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नियर साइटनेस कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। नज़दीक का इसे क्लियर दिखेगा, बट दूर का देखने में प्रॉब्लम होगा। इट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग स्पेक्टिकल्स हैविंग कॉन्वेक्स लेंस। तो फार साइटनेस को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, और नियर साइटनेस को सही करने के लिए कॉन्केव लेंस लगेगा ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। आगे चलेंगे अगले सवाल पे, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक करते हैं, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्स द रेज फॉलिंग ऑन इट। कॉन्केव लेंस का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। इट इज़ थिन एट द सेंटर एंड बल्ज एट द एज। इट इज़ थिन एट द एज एंड बल्ज एट द सेंटर। द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। कैसा इमेज फॉर्म होगा, ऑलवेज डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। The image formed by convex lens, the image formed by concave lens is always diminished and virtual. The image formed by convex lens can be real as well as virtual. It has a virtual focus, it has a real focus. Iris का फंक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। आइरिस का फंक्शन और सिलेरी मसल का फंक्शन। सिलेरी मसल का अभी हमने बात किया था। The ciliary muscle hold the eye lens in position and adjust its focal length. आई लेंथ को होल्ड करेगा, आई लेंस को होल्ड कर फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा सिलेरी मसल। आइरिस का फंक्शन पे बात करें, द आइरिस इज़ अ मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल विच इन टर्न कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। इट ऑल्सो गिव कलर टू द आई, ठीक है। बोला है इसमें कौन सा लेंस लगेगा, पावर ऑफ लेंस दिया है आपको 1.5D प्लस 1.5D। फोकल लेंथ का फॉर्मूला तो पता ही है, F इज इक्वल टू 1/P होता है, 1/1.5, जो कि देगा आंसर में 0.67 मीटर। तो सिंस मैंने देखा फोकल लेंथ पॉजिटिव है, द लेंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर करेक्शन इज कॉन्वेक्स लेंस। तो करेक्शन के लिए कौन सा लेंस लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। डिफेक्ट ऑफ विजन इज़ फार साइटनेस। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है, फार साइटनेस है या फिर हाइपरमेट्रोपिया। फार साइटनेस का दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया, नियर साइटनेस का दूसरा नाम मायोपिया। आगे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इम्पॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर 2 मार्क के लिए सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पे P1 दिया है, P2 दिया है, P3 दिया है, मतलब पावर ऑफ लेंस दिया है।
अच्छा, पावर ऑफ लेंस को किस में मेजर करेंगे? कैपिटल डी मतलब डायोप्टर में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? डायोप्टर। तो P1 दिया है आपको 2D, P2 दिया है 2.5D, P3 दिया है 1.7D और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पूछा है, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने भी है सबको ऐड मारो, टोटल मारो, 6.2D आ गया। अच्छा, सोडियम अमलगम कॉमनली डिनोटेड एज NaHg, इट इज़ एन अलॉय ऑफ मर्क्यूरी एंड सोडियम, है ना। नेम द फॉलोइंग में आ सकता है, अलॉय ऑफ मर्क्यूरी एंड सोडियम। मर्क्यूरी एंड सोडियम का अलॉय को क्या कहते हैं? सोडियम अमलगम। फॉर्मूला NaHg। बॉक्साइट Al2O3.2H2O, बॉक्साइट इज़ द कॉमन ओर ऑफ डैश एल्यूमिनियम, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, डैश इज़ द कॉमन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट, बॉक्साइट इज़ द कॉमन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। फिर से, डैश इज़ द कॉमन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट। फॉर्मूला Al2O3.2H2O, याद रखो। आगे बात करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एग्जाम में पूछते हैं, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट होगा, क्या फॉर्म कर होने के लिए? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करने के लिए, उसी को बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फिर से, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस to produce salt and water are known as amphoteric oxide. Example, Al2O3 is an amphoteric oxide. An amphoteric compound is a molecule or ion that can react with both acid as well as base to produce salt and water. फिर से क्या बोला? Metal oxide which react with both acid as well as base to produce salt and water are known as amphoteric oxide. क्या बोलेंगे? Amphoteric। पता चल गया amphoteric oxide क्या होता है? तो वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट हो रहा है, क्या फॉर्म करने के लिए? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करने के लिए, उसी को क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल, Al2O3 इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एन एम्फोटेरिक कंपाउंड इज़ अ मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सेम डेफिनेशन है, घुमा फिरा के वही चीज़ है ना, कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट होगा एसिड बेस के साथ, क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट एंड वाटर, उसी को क्या बोलेंगे? Al2O, उसी को क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल क्या है? Al2O3। चले आगे, ग्राफाइट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ डैश। ग्राफाइट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इज़ अ ग्राफाइट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्राफाइट पता है आपको क्या है? मेटल है या नॉन मेटल? तो भैया नॉन मेटल है। ग्राफाइट इज़ अ नॉन मेटल, है ना। ग्राफाइट एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक ऐसा इकलौता नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बाकी सारे नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, याद रखो। एक्वारेजिया रिएजेंट है ये। एक्वारेजिया दैट इज़ 1:3 मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट डिजॉल्व नोबल मेटल, नोबल मेटल को डिजॉल्व करेगा। ऐसा रिएजेंट जो नोबल मेटल को क्या करेगा? डिजॉल्व करेगा। नोबल मेटल सच एज गोल्ड, पैलेडियम, प्लेटिनम। चलो मैच द पेयर पे आ गए। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr, सोल्यूबल इन वाटर है, हाँ सोल्यूबल इन वाटर है। गोल्ड हाई डक्टिलिटी है, हाँ हाई डक्टाइल है। सल्फर कंबस्टिबल है, हाँ। नियॉन नो केमिकल रिएक्शन। चलिए आगे, बॉक्साइट एल्यूमिनियम, कैस्ट्राइट टीन, सिनेबार मर्क्यूरी। मेटलर्जी पे आ गए। मेटलर्जी का डेफिनेशन पे पहले, द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर एंड रिफाइनिंग इज कॉल्ड मेटलर्जी। फिर से, द वेरियस, मेरे साथ बोलो, द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर एंड रिफाइनिंग इज कॉल्ड मेटलर्जी, है ना। द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर आर concentration of ore, conversion of concentrated ore into metal, refining of impure metal। आगे, ores क्या होता है? those mineral from which a metal can be extracted conveniently, मतलब easily, है ना। those minerals from which a metals can be extracted conveniently and profitably। क्या बोला है? मिनरल में से अगर आप इजीली मेटल निकाल सकते हो तो उसी को बोलते हैं ओर। those minerals from which a metal can be extracted easily and profitably is called ore। आगे बात करें, the compound of metal that occur in nature along with impurities are called minerals। minerals क्या होता है?
मेटल और साथ में अनवांटेड चीज़, मतलब अनवांटेड चीज़ के साथ मेटल भी है उसमें, तो उसी को बोलेंगे मिनरल्स, है ना। तो मिनरल का बेसिक मतलब क्या हुआ? मिनरल का बेसिक मतलब हुआ कि बाबा मेटल के साथ अनवांटेड चीज़ भी होना, है ना, उसी को बोलेंगे मिनरल्स। द कंपाउंड ऑफ मेटल दैट अकर इन नेचर अलॉन्ग विथ इम्प्यूरिटीज़ आर कॉल्ड मिनरल। आगे बात करें, गैंग यू इज़ द अनवांटेड इम्प्यूरिटीज़ लाइक रॉक मटेरियल, डस्ट, सॉइल, सैंड, earthy particles, limestone present in ore। ठीक है, आगे बात करेंगे। कॉपर वेसल टर्न ग्रीनिश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर carbonate layer. The citric acid present in the lemon or tamarind neutralize the basic copper carbonate and dissolves the layer. That is why tarnished copper vessels are cleaned with lemon or tamarind juice to give the surface of the copper vessel its characteristic luster. Luster का मतलब क्या हुआ? शाइन। तो कॉपर वेसल को शाइन देने के लिए किससे उसको घिसते हैं? लेमन से या टैमरिंड से। क्यों? क्योंकि लेमन और टैमरिंड में क्या प्रेजेंट है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, आगे चलें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ये साल बोर्ड में आने का ज़्यादा चांस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड आर हाई। क्यों? आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है? आयनिक कंपाउंड आर कंपोज्ड ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। आयनिक कंपाउंड किससे बना हुआ है? कैटाइंस एंड एनाइन से बना हुआ है। दीज आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। These ions are held together by strong electrostatic force of attraction. Considerable amount of energy is required to break this strong force of attraction. Hence, melting point of ionic compound are high. चलिए आगे। Kerosene contains sodium as a highly reactive metal. Sodium interacts with water in a highly exothermic manner. It has strong reaction with water and oxygen. It can generate much heat when it reacts with oxygen and water vapor in the atmosphere. To prevent this strong reaction, it is thus stored or maintained in kerosene. मतलब केरोसिन को किस में रखते हैं? इसे केरोसिन में रखते हैं। किसको? सोडियम को। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे चले। पाइन ऑयल इज हाइड्रोफोबिक। क्या बोला है? पाइन ऑयल इज यूज्ड इन फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन में पाइन ऑयल को यूज़ करते हैं क्योंकि पाइन ऑयल इज हाइड्रोफोबिक। दिस पार्टिकल ऑफ द मेटल सल्फाइड ores which are hydrophobic gets wetted by pine oil. They float with the foam on the surface of water. Thus, by using this property, some ore which contain hydrophobic particle in them can be concentrated by froth flotation process. ठीक है, बस करते हैं।